हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस क्या है और इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड्स को देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इसका मतलब क्या निकलता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट मीन इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन चार्ज प्लस स्टैटिक मीन रेस्ट। इट मीन के जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं इसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो सवाल यहां पे ये हुआ कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो चार्ज जो कि रेस्ट पे होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्या चार्जेस वाकई में रेस्ट पे होते हैं या नहीं। तो इट मीन इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज चार्ज। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि चार्ज क्या है तो उसका जवाब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नो, ये साइन होते हैं। असल में चार्ज है क्या, उसकी तरफ आते हैं। पहले चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज इट इज अ फ्रैक्शनल कैरेक्टर। ये जो डिफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। इट इज अ फ्रैक्शनल कैरेक्टर कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल कैरेक्टर है। फ्रैक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बॉडी है और इसको मैं रब करूं तो पॉसिबिलिटी ये होगी या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। तो इट मीन अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल अल्फाज में जो किसी बॉडी पे चार्ज है वो असल में इलेक्ट्रॉन की लेन देन से आती है। इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए या लॉस हो जाए तो बॉडी पे जो चार्ज आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमें वो ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन कि बॉडी ने जो इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस किया है। अगर किसी बॉडी ने गेन किए है तो डेफिनेटली इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, इलेक्ट्रिकली एज अ होल ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इस वजह से होता है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो कैसे आएगा। सपोज अगर इसको मैं रब करूं, अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो डेफिनेटली इस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है और प्रोटॉन की वजह से इस पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह अगर इसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इट मीन इस पे फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा सरफेस पे। सपोज इट मीन कि अब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पे कि चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि सिमिलरली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये चार्ज है पॉजिटिव और एक ये चार्ज है नेगेटिव, अगर इसको मैं करीब रखूं तो डेफिनेटली ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम आगे पढ़ेंगे कूलम लॉ में। पहले ये देखते हैं कि अगर सिमिलरली चार्ज है तो डेफिनेटली जब सिमिलरली चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यही दोनों चार्ज सिमिलरली हो, फॉर एग्जांपल ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर ये दोनों
नेगेटिव हो तो फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब सवाल ये है कि अगर चार्जेस है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती है। एक बॉडी से हम कितना मिनिमम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी हम कहे कि एक बॉडी पे इतना चार्ज है, फॉर एग्जांपल +1 चार्ज है, तो इट मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी बॉडी से चार्ज का लेन देन होगा तो वो इसकी मिकदार मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके जो बराबर है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इट मीन जब भी हम कहे कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया, मतलब किसी बॉडी पे फ्रैक्शनल की फॉर्म में चार्ज नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल इस पे 1/2 चार्ज है प्लस और इस पे -1/2 चार्ज है, नहीं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। मिनिमम क्वांटिटी जो चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशंस की है इलेक्ट्रॉन की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो यहां से हम ये समझते हैं कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। तो इट मीन जब भी हम नंबर ऑफ चार्जेस को देखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा Q = Ne। जब भी हम कहे कि एक बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो n की तादाद हम वहां पे पुट करेंगे 1 2 3 वगैरह वगैरह। तो हम यहां से चार्ज मालूम कर सकते हैं कि कितने मिकदार में ट्रांसफर हुए। अब आते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर हम रखें तो हम कैसे मालूम करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अननोन चार्ज है। सपोज यहां पे मैंने एक चार्ज बॉडी रखी जो कि अननोन है, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम जब भी चार्ज को टेस्ट करेंगे तो इसके लिए हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जो कि कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं Q0 से, Q0। और ये हम कन्वेंशनली पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये चार्ज बॉडी है, मुझे नहीं पता कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हर एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस तरह हमारे इर्द गिर्द जो फील्ड है, जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं, इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द जो एरिया है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन है इंशाल्लाह, इसको भी डिस्कस से हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। और अब हम कैसे मालूम करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जब हम इसको करीब रखेंगे, अगर ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इट मीन ये चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। अगर बरक्स इसके अगर ये वाला चार्ज इसको ये रिपेल करे तो ये वाला चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव। तो ड्यू टू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम ये मालूम करते हैं कि चार्ज कौन सा है। और जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इंतहाई कम होती है, इस वजह से इसका इफेक्ट इस पे होता है, लेकिन इसका इफेक्ट इस पे इतना खास नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। अब आते हैं कि जब एक चार्ज बॉडी है, इसके बीच में डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं और ये लॉ किसने पेश की थी। तो हम आते हैं कूलम लॉ पे। कूलम लॉ के बाद हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह ये पढ़ेंगे। अच्छा, कूलम लॉ आते हैं। कूलम लॉ के ऊपर कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ, डियर स्टूडेंट्स, कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रेस्ट चार्ज पे, उन्होंने रेस्ट चार्ज को स्टडी किया और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की जो मैग्नीट्यूड थी उन्होंने वो फाइंड किया। तो कूलम ने क्या किया, दो चार्जेस को लिया। सपोज एक चार्ज को ये लिया और दूसरा चार्ज ये लिया, दोनों पॉजिटिव चलो कंसीडर करते हैं। कूलम ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो बैलेंस इस्तेमाल किया था इसको हम कहते हैं टॉर्शनल बैलेंस। बाद इसको कहते हैं टॉर्शनल बैलेंस या टॉर्शनल बैलेंस, लेकिन इसका जो
सही मतलब है जो बैलेंस उसने यूज किया था वो है टॉर्शनल बैलेंस। अच्छा, जब कूलम ने दो चार्जेस को लिया, फॉर एग्जांपल एक भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो कूलम ने इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड किया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज है ये Q1 है और ये Q2 है। अब कूलम ने क्या किया, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड किया। किस तरीके से फाइंड किया? सपोज जब कूलम ने इन चार्जेस को करीब रखा तो उन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड किया और मुख्तलिफ चार्जेस थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज ये 5 कूलम था, ये 10 कूलम था, जो डिस्टेंस इसके बीच में था उसको उन्होंने R लिया। अच्छा, अब देखिए कूलम ने क्या किया, डिस्टेंस को नहीं छोड़ा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था उसको उन्होंने चेंज किया। फिर नेक्स्ट में उसने क्या देखा कि इसको हटा दिया। सपोज यहां पे उन्होंने 15 कूलम लिया और यहां पे 20 कूलम लिया। सपोज कूलम ने क्या किया, चार्ज की मिकदार को बढ़ाया, डिस्टेंस वही रखा फिक्स। तो जब उसने देखा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, यहाँ पे दो डिफरेंट चार्जेस हो तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब उन्होंने चार्ज की मिकदार को बढ़ाया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ गया। इसके बाद कूलम ने क्या किया, फिर चार्जेस को नहीं छोड़ा, अब डिस्टेंस को, पहले डिस्टेंस इधर इतना था, सपोज मान ले कि जो डिस्टेंस था वो r इज इक्वल टू समथिंग था, जो भी था। फिर क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ाता रहा। जब इसने डिस्टेंस का स्क्वायर लिया, डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब ये है, सपोज अगर पहले यहां पे 3 सेंटीमीटर था तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बनता है, और इन दोनों चार्जेस को जब 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो हाफ हो गया। तो यहां से कूलम ने जो लॉ प्रूफ किया वो कुछ यूं है। उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हो फिर रिपल्शन भी हो सकता है, अगर अपोजिट चार्जेस हो फिर अट्रैक्शन भी होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between 2 point charges, the force of attraction and repulsion दोनों का जिक्र इस वजह से करेंगे कि कूलम लॉ जो है, जो कूलम फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। The force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of charge, जो मैंने बता दिया, to the magnitude of charge, कि जब उन्होंने चार्ज की मिकदार को बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ गया। टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड जब डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स डिक्रीज हुआ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल square of the distance between them। अच्छा, दोबारा सुन लें। The force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं उसको देखते हैं। शाबाश, नोट करें इसको। अच्छा, तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 and this F is inversely proportional to the square of the distance between them। अच्छा,
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करें, सो दिस कैन बी रिटन एज F is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square. अब चूंकि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से ये साइन हम हटाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो क्या आएगा? सो दिस इक्वेशंस बिकम F equal to K Q1 Q2 by R square. Dear students, अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, और इसका रियल मतलब क्या है और इसकी इक्वेशंस फिर कैसे बनेगी। सो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है F equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Dear students, अगर आप यहां से देखें तो k की जगह पे हमारे पास आ गया 1 over 4 pi epsilon naught. अब ये इस इक्वेशंस में जो टर्म है epsilon naught R और Q1 और Q2 क्या चीज है? अच्छा, epsilon naught को हम क्या कहते हैं? epsilon naught को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। R क्या है? R इज द डिस्टेंस, क्योंकि इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और Q1 और Q2 चार्ज 1 और चार्ज 2 है, और एप्सिलॉन आप लोगों के लिए एक न्यू चीज है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इस पे आते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमें असल में क्या बताता है। कूलम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने कंसीडर किया कि चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो क्या है? एयर है, मतलब कोई और मीडियम नहीं है, इस वजह से इसको उन्होंने कहा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से हमें ये बात क्लियर होती है कि अगर चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम हो तो डेफिनेटली वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को या रिपल्शन को इफेक्ट करेगा, और वो जो परमिटिविटी होगी वो मीडियम की होगी। फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि मीडियम की जो परमिटिविटी है और जो बगैर मीडियम है उसकी परमिटिविटी, इसकी कंपैरिजन जब हम करेंगे तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशंस को देखें F is equal to K Q1 Q2 by R square, यहां से अगर आप K का यूनिट निकाल दें तो K का यूनिट कुछ यूं हो जाएगा, K की जो वैल्यू है आप लोगों की बुक में गिवन होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि K को हम यूनिट किस तरह दें, इसको तो अपनी जगह पे छोड़े, ये वाला R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, F R स्क्वायर और ये नीचे Q1 Q2 इक्वल टू K। इट मीन K को मैंने अपनी जगह पे छोड़ा और इस R स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया और ये नीचे डिवाइड हुआ, तो देखें इसका यूनिट है न्यूटन और R का यूनिट है डिस्टेंस मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम, और कूलम तो कूलम स्क्वायर। तो इट मीन जो K की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करें। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करें और K को अपनी जगह पे छोड़े तो आपके पास ये वाला आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। अगर मैं ये वैल्यू गलत हो तो आप खुद नोट कर सकते हैं, जाके बुक से आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखें यहां से जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आएगा वो हम कैसे लिखेंगे। देखें इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आए और इस F को इधर डिवाइड करें तो आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर देखें ये इधर डिवाइड हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट मीन
आप इसको उल्टा करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बन जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाला जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर टेस्ट वगैरह में आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की और एप्सिलॉन की के ये हमें क्या बताता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, सपोज मेरे पास एक ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है नेगेटिव। अगर इसके बीच में कोई मीडियम ना हो तो फिर हम कहते हैं कि नो मीडियम, एयर हो या वैक्यूम हो तो फिर हम मोस्टली एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अगर कोई मीडियम इसके बीच में रखे, इस चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम हम इंसर्ट करें तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा, मतलब कम होगा, क्योंकि जो मीडियम हमने रखा उसकी अपनी परमिटिविटी है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट मीडियम जो कि हमने इसको बीच में रखा है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है, इसकी तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू और इसका यूनिट भी आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे। रिलेटिव जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। अब ये कौन सी परमिटिविटी है? ये असल में दो मीडियम्स के बीच में जो हम रेशो लेते हैं परमिटिविटीज का, इसको हम कहते हैं इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ, अच्छा मतलब ये रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये है, मैं जरा कंफर्म कर लूं कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं। चलो जी ठीक, तो इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एंड फ्री स्पेस। मतलब ये रेशो है, किस तरह रेशो? सपोज अगर मैं एप्सिलॉन आर को लिख लूंगा तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मीन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एप्सिलॉन है ये उस बॉडी की या इस ऑब्जेक्ट की परमिटिविटी है जो कि हमने चार्ज के बीच में रखा है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? जो कि एयर का हम लेते हैं। सपोज अगर हम कहें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, अगर यहां से हम लिख लें तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। तो इट मीन हम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को इसको इधर मल्टीप्लाई करें और ये कुछ यूं आ जाएगा। सवाल यहाँ भी ये है कि जो एप्सिलॉन है ये वो मीडियम की परमिटिविटी है जो कि चार्जेस के बीच में हम रखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। तो जो रेशो हम लेते हैं कि पहले हमने जो चार्जेस को बगैर मीडियम के रखा, मतलब एयर था, और फिर इसके बीच में मीडियम रखा, तो इन दोनों की परमिटिविटी का जब हम मुआवजा करते हैं तो वहां से जो परमिटिविटी आती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और चूंकि ये रेशो है तो इसका जो यूनिट है उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्योंकि ये भी एप्सिलॉन है और ये भी एप्सिलॉन है, दोनों परमिटिविटी है और रेशो जो कि सेम यूनिट के बीच में हमेशा होती है, तो वो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एप्सिलॉन आर का जो यूनिट है उसका यूनिट नहीं होता। अब आते हैं थोड़ा सा चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है जो कि हमने पिछली बार भी पढ़ा है। अच्छा नोट करें इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको कूलम लॉ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।
चार्जेस से पहले जो इक्वेशन हमने पढ़ा वो कुछ यूं था, सपोज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन इसको हम और फॉर्म भी में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे कि राइट कूलम लॉ इन अ वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे उसकी तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर आप यहां पे देखें इस पूरे टर्म को तो ये स्केलर शो हो रहा है, तो हाउ कैन वी राइट कूलम लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टोरियल फॉर्म, मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखें, तो इसकी तरफ आते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, एक ये चार्ज है पॉजिटिव और एक ये चार्ज है नेगेटिव। मैं कहता हूं कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होती है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, उसको हम देखेंगे। अच्छा, सपोज ये जो चार्ज है Q1, ये इस पे फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो डेफिनेटली ये वाला जो है ये इस पे चार्ज लगाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि जो पोजीशन वेक्टर जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है वो ड्रा करें, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R होगा, दिस वन। और यहां पे अगर आप देखें इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में जब लिखूंगा तो एक वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, अगर एक वेक्टर मैं लिखूंगा तो वेक्टर के पास क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन होता है। तो अगर यहां पे मैं इसको देखिए एक मैग्नीट्यूड शो हो रहा है और इसके साथ डायरेक्शन भी डिनोट करूं, ये वाला जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर्स, जो कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये x कैप r कैप सॉरी, तो आपके पास ये जो वेक्टर फॉर्म में आएगा तो कुछ यूं आएगा, देखें F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और अगर इसके साथ मैं ये यूनिट वेक्टर डाल दूं तो इट मीन दिस टर्म शो मैग्नीट्यूड, ये मुझे मैग्नीट्यूड शो कर रहा है जिस तरह ये वाला है, और ये वाला जो टर्म है ये मुझे डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पे जो R है जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं और रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, तो चूंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में इस कांसेप्ट के लिहाज से मिलते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज इन वेक्टोरियल फॉर्म फोर्स K Q1 Q2 by R square into R unit vector. So this is the vectorial form of a Coulomb law, मतलब हम Coulomb law को वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं ये देखते हैं कि क्या Coulomb law न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है या नहीं करता। जिस तरह Coulomb law में दो चार्जेस है, एक्शन और रिएक्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कूलम लॉ है वो ये वाला लॉ ओबे करता है कि नहीं करता, उसको थोड़ा सा देखते हैं। आए, सपोज मैं कहता हूं कि जो दो चार्जेस है, अगेन सपोज कंसीडर करें ये है Q1 पॉजिटिव मान ले इसको और दूसरे को मान ले नेगेटिव। अच्छा, ये जो बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है तो सिमिलरली ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। इट मीन अगर चार्ज 1 जो है Q1, अगर इसको मैं Q1 मान लूं, ये इस पे फोर्स लगाएगा और इसकी फोर्स को जो मैं डिनोट करूंगा, सपोज के फोर्स ऑफ अ चार्ज 1 ऑन 2, तो इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ 2 ऑन 1। फॉर एग्जांपल ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, मतलब इसकी फोर्स को मैं F12 से F12 नहीं F12, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी 1 है, चार्ज 1 है, वो चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये वाला जो बॉडी है इस पे चार्ज फोर्स लगाएगा चार्ज 1 पे, चार्ज 1 2 पे और चार्ज 2 1 पे। तो इसकी नोटेशन यूं हम लिख सकते हैं। डेफिनेटली जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, सपोज ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हम इसको कंसीडर करें, जो चार्ज 1 है
इसकी चार्ज को अगर हम इसकी फोर्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये जो अब चार्ज 2 है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस फोर्स को हमने कहा F12। सिमिलरली दूसरे केस में अगर हम देखें जो बॉडी चार्ज 2 है, जो चार्ज 2 है ये वाला इस पे फोर्स लगेगा, मतलब ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ S1। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब चार्ज 2 जो कि नेगेटिव है इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस तरफ खींचेगा, तो देखिए दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। लेकिन डिफरेंटली अगर मैं इन दोनों को इक्वल चार्ज कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम है, ये 5 कूलम है, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो पहले इसका जो मैं इक्वेशन लिखूंगा कुछ यूं आएगा, इसको तरफ देखते हैं। फोर्स 1 2 मतलब जो बॉडी 1 है, चार्ज 1 है, जो इस पे फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यह आ जाएगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसका कंसीडर करूं तो ये आ जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, बट यहां पे आएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इस वजह से आएगा कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सो दिस कैन बी रिटन एज जो F12 है वो बराबर हो जाएगा माइनस F21 के। सो यहां से हमें ये क्लियर हुआ कि जो कूलम लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है, F12 इक्वल टू माइनस F21। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।